शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना अमजद और आज मैं अपने सेट पर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक तारीख़ी म्यूज़ियम बनाया गया है। आज की तारीख़ का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो तारीख़ी पैराहे में इस तारीख़ ने एक बड़ी तारीख़ रकम की है। जब हम ज़िक्र करते हैं 6 सितंबर 7 सितंबर 1965 का, ये वो तारीख़ थी जब हमारे अज़ली दुश्मन ने गलत इरादे के साथ, डेफ़िनेटली वो हमेशा हमारे लिए बुरा सोचता रहा है और हमेशा बुरा करता आया है, उसने बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए रात की तारीकी में हमला किया और उस हमले के नतीजे में अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी पाक फ़ौज को, उसने भरपूर तरीके से उसका मुकाबला किया। बग़ैर बताए ये हमला था और रात की तारीकी में ये जो हमला हुआ, इसका भरपूर तरीके से हमारी पाक फ़ौज ने दिफ़ा किया। 6 सितंबर को होने वाली ये जंग, इसका जब सिलसिला 7 सितंबर तक पहुंचा तो हमारी पाक फ़िज़ाइया ने, जो 6 सितंबर को भी बहुत अलर्ट रही, उसने भरपूर तरीके से अपने मुल्क का दिफ़ा किया। नाज़रीन, आज जी उठा पाकिस्तान में मैं PAF म्यूज़ियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्पेशली आज मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से, जी उठा पाकिस्तान की जानिब से, अपने GTV की जानिब से मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम शहदा को जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। मैं सलाम करती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम गाज़ियों को जिन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की दिफ़ा के लिए अपना किरदार अदा किया। मैं सलाम पेश करती हूँ उन जवानों को जो आज भी सरहदों पर मौजूद हैं और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, ताकि हम सुकून से अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। हम कितने सुकून से हर मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं। बारिश हो रही होती है तो हमें बाहर जाना होता है, ईद आती है तो हमें सेलिब्रेट करना होता है। ये सब चीज़ें आज़ादी के साथ हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हाँ, हमें ये पता है, हमें ये तसल्ली है, हमें ये इत्मीनान है कि हमारे जवान, हमारे फ़ौजी हमारी सरहदों पर मौजूद हैं और इसके मुल्क के दिफ़ा के लिए हमेशा चौकन्ना रहते हैं। मैं एक बात भी कहना चाहूँगी, मैं हमेशा जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम करती हूँ तो मैं ज़रूर ज़िक्र करती हूँ उन लोगों का जिनको सुन के मुझे तकलीफ़ होती है, जब वो ये कहते हैं कि हमें क्या मिल गया और इतनी शिकायतें, इतनी कंप्लेंट्स करते हैं। एक दिन ज़रा जाइए, जाकर बॉर्डर पर रहिए और जाकर देखिए कि उस टेंस माहौल में कितना मुश्किल होता है अपनी ज़िंदगी को गुजारना। एक दिन आप ज़रा पाकिस्तान में तो आप आके इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं, आप सोचें सीरिया के जो लोग हैं, जो कश्मीर में लोग हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम आज़ादी से अज़ान सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी से अपने तमाम तर जो हमारी रसूमात हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, हम उनको सेलिब्रेट कर पाते हैं। इस आज़ादी को हम भरपूर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। सो ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस नेमत की हिफाजत करनी पड़ती है। और ये जो हमारी पाक फ़ौज है, जो हमारी पाक फ़िज़ाइया है, जो हमारी बहरी बरी फ़ौज है, ये इस नेमत की भरपूर तरीके से हिफाजत कर रहे हैं। तो आज पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से हम अपने तमाम आर्म फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं, नजराने अकीदत पेश करते हैं। और जिस तरह 65 की जंग में अवाम बाहर निकल आई थी, अपने फ़ौजी जवानों के साथ खड़ी थी, हस्पतालों के बाहर कतारें लगी थी कि खून चाहिए तो मैं खून देने को तैयार हूँ, ग़िज़ा ला रहे थे, बिस्तरे आ रहे थे, इतनी सारी चीज़ें मुहैया कर रही थी वहाँ पर अवाम कि अवाम को वापस लौटाना पड़ा। इसी तरह आज भी अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा बुरा वक्त इस मुल्क पाकिस्तान पर आए, लेकिन अगर किसी ने मैली नज़र से देखा तो अपनी इस पाक फ़ौज के साथ हम आवाम भी ज़रूर खड़े रहेंगे। एंड इस दुआ के साथ मैं अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, तौफ़ीक दे कि हम अपने इस मुल्क के लिए बेहतर कर सकें और 6 सितंबर की याद
और 7 सितंबर का जो एक बहादुरी का जज्बा हमारी पाक फ़िज़ाइया ने दिखाया, इस हवाले से सारी डिस्कशन आज के प्रोग्राम में आपको सुनने को मिलेगी। सो मेरे साथ रहिएगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद आपको मैं पीएफ म्यूज़ियम की सैर कराऊंगी। मेरे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। एक बार नाज़रीन आप सबको जी उठा पाकिस्तान के स्पेशल 7 सितंबर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और 7 सितंबर एक ऐसी तारीख़ हमें याद दिलाती है जिसका ज़िक्र अभी ब्रेक से पहले मैं आप लोगों से कर रही थी। और फ़िज़ाइया का दिन, पाक फ़िज़ाइया का दिन 7 सितंबर मनाया जाता है, जब बहुत ही बहादुरी के साथ हमारे पाक फ़ौज के जो जवान हैं, जो हमारे पाक फ़िज़ाइया के जवान हैं, इन्होंने हमारा जो अज़ली दुश्मन है भारत, जब उसने रात के अंधेरे में हमला किया और जिस तरह से हमारी बर्री, बहरी और ज़मीनी फ़ौज ने उसका मुकाबला किया, उसमें हर शख्स जो है वो काबिल तहसीन है और काबिल सिताइश है। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कुछ ख़ास मेरे अपने मेहमान मौजूद हैं जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, जिनको यूनिफॉर्म पहना हुआ देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है। जब हम इनको देखते हैं तो एक कहते हैं एक जोश, एक वलवला आपके अंदर पैदा होता है और हम भी ये सोचते हैं कि काश हम भी अपने अपने कॉन्टेस्ट में, अपने अपने पैराहे में रहते हुए इनकी तरह अपनी ज़िंदगी को पीछे रख के अपने मुल्क और कौम की खिदमत में कुछ कर सकें। तो सबसे पहले तो जीटीवी की तरफ से मैं जो पीएफ म्यूज़ियम है उसकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगी, पाक फ़िज़ाइया का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आ सकें और अपने इन रियल हीरोज़ से हम आपको इस स्क्रीन के ज़रिए मिलवा सकें। बिकॉज़ प्रोटोकॉल यही कहता है कि लेडीज़ फ़र्स्ट। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगी, आज 2 खूबसूरत यूनिफॉर्म में मेरे साथ लेडीज़ मौजूद हैं। हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में औरत की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त 2 ख़वातीन ऐसी मौजूद हैं जो आज आपको बताएंगी कि आप अपनी मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं और आप बहुत ही भरपूर तरीके से कामयाबी के साथ अपनी फैमिली लाइफ को भी आगे लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर हैं अमरीन इदरीस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको यूनिफॉर्म में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा है। और मेरे साथ यहाँ राइट हैंड पर एक और बहुत ही ग्रेसफुल लेडी इन यूनिफॉर्म मौजूद हैं। वेलकम करेंगे, हमारे साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। एंड अ यंग कूल डूड इन अ यूनिफॉर्म हमारे साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर सलाल खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अमरीन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब पाकिस्तान में, बिकॉज़ आई यूज़ टू डू सो मैनी शोज़ जिसमें हम ख़वातीन की बात करते हैं, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को चुनते हैं। आज जहाँ पर हम पाकिस्तान के दिफ़ा की बात कर रहे हैं, इसमें इस मुल्क की मेरी कौम के बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, सब अपना अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। लेकिन आपको इस तरह से अभी यूनिफॉर्म में देख के बहुत सारी ख़वातीन को इंस्पिरेशन मिल रही होंगी। सो क्या जब आप यूनिफॉर्म पहनती हैं तो क्या फ़ैमिली लाइफ सफ़र करती है या बहुत अच्छा बैलेंस हो पाता है? शुरू में तो मुश्किल लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैमिली की सपोर्ट के साथ और स्पेशली हस्बैंड की सपोर्ट के साथ मैनेज करना सीख लिया। और जैसे कहते हैं कि देयर इज़ अ मैन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन, ये हमारे सिलसिले में ये इसको आप उसको चेंज कर हाँ जी, उस तरह से कहा जा सकता है। तो हस्बैंड की सपोर्ट, घर वालों की सपोर्ट ज़रूरी है हर खातून के किसी भी महाज पे कामयाब होने के लिए। राइट। अच्छा, ये तो मैनेजमेंट जो है ये तो मेरे ख्याल से एक सेकंड लेवल होता है। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिली, आपने कब किस लम्हे ये सोचा कि मैंने भी यूनिफॉर्म ऑफिसर बनना है और ये पहनना है। ये मैं अमरीन से भी पूछूंगी, बट फ्रॉम सुमेरा क्या इंस्पिरेशन थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ, मैं फ़ौजी बनूँ, एंड वो कौन सा पॉइंट था, क्या था ऐसा लाइफ में?
देखिए, जो फोर्सेस की एक डिसिप्लिन लाइफ होती है वो देखकर एक इंस्पिरेशन होती थी कि आप भी ज्वाइन करें। बट बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये होता था कि जो लोग हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, हम उनकी फैमिली का ख्याल करें, हम उनकी ट्रीटमेंट करें। राइट। तो डॉक्टर होते हुए मिलिट्री ज्वाइन करने का एक मेन रीज़न ये था। ओके, सो जब आपने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया, उसके बाद जो सोचा कि मैं ये करूँगी, या ये एक होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन में लड़की उससे पूछो तुम्हें क्या बनना है, तो वो कहती है मुझे तो दुल्हन बनना है, ठीक है। सो मैं तो अब भी नहीं ये कहती कि मुझे दुल्हन बनना है, लेकिन जब सुमेरा से बचपन में कोई पूछता था तो सुमेरा क्या कहती थी, मुझे क्या बनना है? मुझे ये होता था कि मैं पायलट बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो पहले मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन मैंने अपना शौक़ रखते हुए, जो है अपना एम रखते हुए कि चले पायलट नहीं तो एटलीस्ट मैं फोर्सेस का पार्ट तो बन सकती हूँ, एयरफोर्स का पार्ट तो बन सकती हूँ। माशाल्लाह, आपने वो उस ड्रीम को आपने पूरा किया। अच्छा, पेरेंट्स की भी बात रखी और अपने ख्वाब को भी पूरा किया। वाह, व्हाट एन इंस्पिरेशन, माशाल्लाह। सलाल साहब, बड़ी अच्छी आपकी स्माइल है और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप यूनिफॉर्म में। ये बताइए कि आपके लिए इंस्पिरेशन क्या थी कि आप जो है फोर्सेस को ज्वाइन करें? असल में मेरे लिए तो मेरे वालिद साहब सबसे पहले, वो ख़ुद भी आर्मी में डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। और साथ में मेरे मामू वो अभी भी सर्व कर रहे हैं, वो GOC हैं पेशावर के। ओके। तो उनकी लाइफ में मैंने बचपन से जितना डिसिप्लिन देखा है और जितनी सेटिस्फेक्शन देखी है अपने काम से, तो मुझे आर्म फोर्सेस तो मुझे हमेशा सी अट्रैक्ट करती थी। लेकिन उसके बाद मैं आई थिंक 3 क्लास में होऊंगा, सियालकोट हम लोग पोस्टेड थे, तो वहाँ पे मैंने जहाज़ को एक देखा था और मैं साइकिल चला रहा था, मैं गिर गया था आगे देखते देखते। तो उस टाइम मैंने कहा कि अब तो चोट भी लग गई है, अब तो फ़्लाइंग ज्वाइन करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइंग वैसे भी मैंने जब अपने वालिद साहब से और अपने मामू से भी पूछा कि आपको अगर एक और लाइफ दी जाए तो आप क्या बन के आना चाहेंगे, वो कहेंगे कि पायलट। तो इसलिए मुझे तो बहुत स्टार्ट से ही बहुत फैसिनेटिंग प्रोफेशन लगता था फ़्लाइंग, इसलिए मैंने उसके बाद आर्म फोर्सेस में स्पेसिफ़िकली फ़्लाइंग को मैंने ऑप्ट किया। ओके, सो नाउ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, सेटिस्फैक्शन। ये जो सुकून है या अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हो जाना है, आप शायद हर दूसरा शख्स आजकल ज़िंदगी में इसी जुमले को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश में है ना, कि सुकून मिल जाए, मैं मुकम्मल हो जाऊँ, इसी दौड़ में हम बस भागते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा माशाल्लाह से, हम सेटिस्फाई हैं बिकॉज़ हम अपनी फैमिली भी हमारी खुश है और हम अपने मुल्क के लिए भी सर्व करें। तो ये बड़े अजीम और प्यारे लोग हैं जिनके साथ आज मैं हूँ। अच्छा सुमेरा, जहाँ पर हम अभी इस जर्नी की बात कर रहे थे, आपके इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, वहीं पर मैं ये भी ज़रूर चाहूँगी कि आज भी हमारे यहाँ सोसाइटी में, मैं ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि जहन खुलें हमारी आज की इस कॉन्वर्सेशन से, कि आज भी जो है बहुत सारे घरों में हम जब बेटी को प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करने की बात आती है या बेटे को, तो वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है कि ये लड़की है, ये जहाज़ कैसे उड़ा लेगी, या ये लड़की है, इसका फ़ौज में क्या काम है, या ये लड़की है, ये इंजीनियर बन के क्या करेगी। तो ऐसे माइंडसेट्स को आप किस तरह से जो है उनको समझाना चाहेंगी कि आज लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं? जी सुमेरा। जी सना, देखिए मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो वी आर 4 डॉटर्स। तो मेरे पेरेंट्स को कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि उनके कोई बेटा नहीं है। उन्होंने हमें भी उतना ही मतलब एजुकेशन इतनी ही दिलाई जितनी कि एक बेटे को दिलाई जाती है, और हर चीज़ में आपको फ्री हैंड दिया कि आप जो प्रोफेशन चूज़ करते हैं आपके ऊपर है, आप जिस तरह एक्सेल कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में। और मतलब जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की है तो अब मुझे फ़ख्र होता है कि शायद मेरे पेरेंट्स ये कह पाते हैं कि ये मेरे बेटियां नहीं है, मेरे बेटे हैं। माशाल्लाह। तो ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैंने लड़कों की तरह मतलब एक लड़का बनकर या बेटा बनकर अपने फैमिली को सपोर्ट किया है उनको, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है कि बहुत चैलेंजिंग भी है एक तरह से। ट्रू। और यहाँ पर फिर टाइम मैनेजमेंट करना कि आप अपनी फैमिली लाइफ भी मैनेज करें और फिर आप अपनी ड्यूटी को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। आई थिंक ये मैनेजमेंट एक औरत के पास ये स्किल्स तो मौजूद होते हैं, बट आपकी ट्रेनिंग भी इस तरह से होती है कि आपको ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं। अच्छा, मैं हमेशा इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि औरत को बराबरी का मकाम देने के लिए जब मर्द बात करते हैं तो उसका बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है। तो इसलिए मैं सलाल आपसे भी चाहूँगी कि आप भी इस पर ज़रूर बात करो कि आप जिस प्रोफेशन में हो, आप फोर्सेस में हो, आपने यहाँ पर बिल्कुल एक बैलेंस देखा है। ख़वातीन भी आपके साथ ट्रेनिंग भी कर रही होती हैं, सीख भी रही होती हैं, तो आप क्या
सोचते हो, क्या देखते हो इस हवाले से? सबसे पहले तो इस लिहाज से मैं अपनी घर की एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल हो गए हैं शादी को। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मैं पहले ये सोचता था कि जितनी ट्रेनिंग हमारी टफ़ है और जितनी हमारी कमिटमेंट्स होती है तो शायद मैं उसको इतना ज़्यादा Family खुश time ना हो। रखूं या वो मेरे से ज़्यादा टाइम नाराज़ रहे। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी अच्छी जगह पे शादी हो गई है, वो सब कुछ समझती है और वो मुझे ख़ास तौर पे मोटिवेट भी करती है। तो इसलिए मैं जब उससे देखता हूँ मेरा और भी दिल करता है काम करने का। अगर मेरा नाइट में 4 बजे मिशन होता है तो वो 3 बजे मेरे लिए खाना बनाती है। तो इसलिए मुझे खुद लगता है कि मेरे से ज़्यादा बहादुर तो वो है और मेरे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो है। मैं तो जहाज़ को और बाकी पाकिस्तान की आवाम को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरी बेगम है जो मेरा ख्याल रख रही है और मुझे टिप टॉप रख रही है कि अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं होता मिशन पे जाना होता है और बेगम कहती है कि नहीं आज मैं चाहती हूँ आप आज फ्लाई ना करो, या वो हमेशा मोटिवेट करती है मिशन पे नहीं, जाने? हर दफ़ा ऐसे ही होता हर है। दफ़ा। पहले 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर वो कहती है कि पहले नहीं 5 चले मिनट जाओ। इमोशनल होता है, उसके बाद जो है वो मोटिव। देखो वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, बिकॉज एट द एंड एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है जो जुड़ा हुआ है और अपनों के चले जाने का या उनका आपके सामने ना होने का एक खौफ, वो मैं खौफ तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये जो लोग आज यूनिफॉर्म में यहाँ बैठे हैं इनकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेस्ड रखा है और एक ख़ास हिम्मत अता की होती है कि वो अपने लखते जिगर को, अपने प्यारों को, अपने लाल को इस तरह से यहाँ पर भेजते हैं। बस दुआ करें इन लोगों के लिए कि ये इसी तरह से काम करते रहें और अपने मुल्क की हिफाजत करें। मैं एक ब्रेक लेती हूँ और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी, ज्वाइन करेंगे आपको, हमारे साथ रहिए। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है लेकिन, मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है लेकिन, तारीख़ के औराक से मैं मिट नहीं सकता। नाज़रीन, आप सबको 7 सितंबर बहुत बहुत मुबारक हो। यौम फ़िज़ाइया 7 सितंबर को पूरे पाकिस्तान भर में बहुत ही मोहब्बत, जोश, वलवले के साथ जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और आज जी उठा पाकिस्तान में आप एक स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं 7 सितंबर का, एंड मेरे साथ यूनिफॉर्म ऑफिसर्स मौजूद हैं। इस वक्त एक और ऑफिसर ने हमें ज्वाइन किया है, इनको भी हम वेलकम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद रोशन सुफियान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंस्पिरेशन मैंने सबसे पूछी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ कल्चर इस तरह से है कि हम बच्चे का माइंड सेट करते हैं कि उसको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सके। तो आपने बचपन में जब स्कूल टाइम पे आपसे पूछा जाता था क्या बनना है और एयरफोर्स की आपकी इंस्पिरेशन क्या रही? एक्चुअली बचपन से ही मुझे पायलट बनने का शौक़ था, बिकॉज फ्लाइंग इन एयर इज़ समथिंग डिफरेंट दैट नन एवरीबडी कांट डू इट। और दूसरे आई हैड माई मोटिवेशन फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर थे, ही वाज इन रॉयल आर्मी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी। उनके बाद फैमिली में कोई भी नहीं था आर्म्ड फोर्सेस में, तो आई थॉट दैट आई शुड कंटिन्यू हिज लेगेसी, सो देयरफॉर आई प्रेफर टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, दैट टू एयर फोर्स बीइंग अ पायलट। ओके राइट। अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो एक एहसास है अपनी फैमिली के पास जाना, अपने दोस्तों से मिलना, सो वो अब वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा होता है ना? आपको चेंज हो जाता है, उनको ये होता है कि नहीं ये अब मेरे मुल्क के लिए काम कर रहा है। इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा लाइफ में? या टू सम एक्सटेंट। एक्चुअली जब आप किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहे हो, दैट टू अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स, तो पीपल लुक अप टू यू। They respect you. You see a marked difference. जब आप उनसे पहले मिलते थे और अब मिलते हैं, तो they respect you for your profession, plus how you conduct yourself. एयरफोर्स आपको बहुत कुछ सिखाती है, how to conduct yourself in every environment. So they look up to you in fact. ओके राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो इस वक्त हमारे यंगस्टर्स देख रहे होंगे, जो मोटिवेट हो रहे होंगे या इंस्पायर हो रहे होंगे कि जी हम भी बस आएंगे और आके हमें कहा जाएगा जी ये रहा आपका जहाज़, आइए कॉकपिट में बैठिए और उड़िए, ठीक है? ऐसा
कुछ नहीं है वैसे बाय द वे। सराल मैं चाहूँगी कि आप बच्चों मोटिवेट करें कि एक बाकायदा एक स्टडी है, एक लाइफस्टाइल है, और उसके बाद जब आप आए थे तो आपने भी यही सोचा होगा कि मैं आऊँगा और मुझे कहा जाएगा कि सर ये रहा आपका कॉकपिट, आइए बैठिए, लेकिन ये एक प्रॉपर स्टडी है, आपको एक लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। मैं तो इवन जब आया था तो ऐसी एक मजाक होता है एकेडमी में कि जो जीडीपी में सिलेक्ट होकर आता है, हाँ। उन्हें उनसे वो पूछते हैं कि आप अपना हेलमेट साथ में लेकर आए हो या नहीं। अच्छा। तो हमें तो कोई, मैं तो समझा कि मोटर बाइक का हेलमेट ही मैं फ़िलहाल तो बाहर मार्केट से अवेलेबल है। अच्छा। तो पहले तो मुझे शौक इस चीज़ का लगा था, और उसके बाद फिर हमारी स्पेशली ट्रीटमेंट भी अलग होती है, सारी कैडेट्स की सेम होती है वहाँ पे। ठीक है। वो स्टार्ट में पहले 2 साल बहुत ज़्यादा रूथलेस है, लाइक आप सो नहीं कैसा रहा, कोई पाओगे। एक्सप्रेशन, कोई इस तरह का एक्सपीरियंस आपका जो ट्रेनिंग में कभी आपको भी याद हो, इस तरह जो का आपको लगता है कि हाँ। शेयर किया जा सकता पहले 6 महीने ख़ास तौर पे जब आपको इवन अपना जब आप आईने में देखते हैं और आपको अपनी सूरत वैसी नहीं लगती, क्योंकि हेड शेप हुई भी होती है, आपके नकल्स, एल्बो सारे के सारे छिले वगैरह होते हैं, और आपकी मसल्स वगैरह भी बन जाते हैं जितने आप पुशअप्स और रनिंग आप करते हो। तो पहले तो स्टार्ट में आपसे ये चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो रही होती। है। ओके। और लेकिन उसके बाद स्टार्ट में ट्रेनिंग, हाँ बेशक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, साथ में पढ़ाई को भी आपने मैनेज करना है, लेकिन इन दी एंड अगर आप देखें तो फ्रूट और रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। True. आप फर्स्ट टाइम जब आप फ्लाई करते हो, आपका पहला मिशन जो होता है, और पहली दफ़ा आप जब टेक ऑफ करते हो, ज़मीन छोड़ते हो, तो मैं बता नहीं सकता कि वो किस तरह की फ़ीलिंग है। और किसी राइड में, इवन पैराट्रूप जंप्स में भी क्योंकि मैंने और रोशान हम दोनों ने किए हैं, उसमें भी वो फीलिंग और वो थ्रिल नहीं आता कि जब आपके अंडर कंट्रोल एक जहाज़ है और आप ही उसके कैप्टन आप उसको कहीं भी लेके जा सकते कहीं भी हो, लेके चांद जा पे भी। वाओ, इंटरेस्टिंग। अच्छा रोशन, ऐसे ही कोई एक्सपीरियंस आपका भी रहा ट्रेनिंग के दौरान और इन सब चीज़ों में? एक्चुअली मैम बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा, फ्लाइंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, दैट इज़ अगेंस्ट नेचर एज वेल। तो आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने फ़्लाई किया, तो आई वॉज फ्लाइंग ओवर अ सिटी, मर्दान के ऊपर मैं फ़्लाई कर रहा था। ओके। तो व्हेन आई पुल्ड अप द एयरक्राफ्ट, आई वॉज इन्वर्टेड ओवर हेड अ सिटी। तो मेरे दिल से एक जो आह निकली कि ये क्या है, दैट वॉज, आई कांट फॉरगेट दैट सीन कभी भी। आई मीन दैट वॉज टोटली डिफरेंट फॉर मी, दैट टू एट अ वेरी यंग एज। तो एंड दिस अपॉर्चुनिटी गेट फ्रॉम द एयरफोर्स। ओके, राइट, ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, बिकॉज अभी हम 2020 में हैं और 2020 में हमने एक ऐसी चीज़ फेस की जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल दुनिया भर ने फेस किए। तो मैं अमरीन आपसे जानूंगी कि बिकॉज़ हम ये भी देखते रहे कि एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स को लिया गया, फॉलो किया गया, तो आप लोगों ने किस तरह से इसको डील किया? वैसे तो बहसीत एक कौम, हम लोग एक बहादुर कौम है, और किसी भी किस्म के क्राइसिस से हम मिल के हमेशा निकल जाते हैं और उसको हम बहादुरी से फेस करते हैं। तो कोरोना को भी हमने एक हमारे अपने एयरफोर्स में ऐसे SOPs बनाए गए कि और दूसरा हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमें इतना मुश्किल नहीं लगा उससे डील करना। उसको हमने एक सिस्टमेटिक वे में सब ने मिल के उसको एक चैलेंज के तौर पे लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छे तरीके से हम राइट, सारे प्रिकॉशनरी पूरा किया मेजर्स जो उसको भी हमने। SOPs डिसाइड जी, किए गए थे जी। उनको आपने फॉलो किया। सो मेरा आपसे, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं इस मामले में कि वो SOPs को फॉलो करा सकें और ये सब चीज़ें कराएं, तो एज अ मेडिकल पर्सन फॉर एयरफोर्स, तो आपने भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करवाया? ज़्यादा इशू तो नहीं रहा इस वक्त कोरोना के इसमें? देखिए सना, नो डाउट कोरोना जो है इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द, नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तान बस फॉर द होल वर्ल्ड। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन इसको जिस तरह हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें सिखाया जाता है कि आपने स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे डील करना है, तो वो हमें पता था कि हमें किस तरह से डील करना है, कैसे मैनेज करना है, और उसी को फॉलो करते हुए हमने बहुत इजीली लगता है कि कोविड के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। राइट। तो मेल हो या फीमेल हो, वो इक्वली हम लोगों का वही ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सिस्टम एक ही होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है आपको सेम ही सिखाया जाता है। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये आ जाए तो आप बहुत सारी चीज़ों में फ़तेह हासिल कर लेते हैं। रोशन, ये बिकॉज़ जब आप फ्लाई कर रहे होते हो, सो एक तो वो जो कुदरत के नज़ारे हैं, जब आप दुनिया नीचे होती है, आप आसमानों पर होते हो, और
इस तरह के जेट्स जो स्पीड को भी जो है, हाई स्पीड जेट्स होते हैं, फाइटर पायलट्स होते हैं, इन सब में ये जो सारी ट्रेनिंग है जिसमें आपको अपने आप को संभालना सिखाया जाता है, अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करना सिखाया जाता है, बिकॉज एट द एंड मशीनरी है, आपको मैनुअली उस चीज़ को डील करना है। तो ज़िंदगी में इस यूनिफॉर्म को पहनने से पहले लाइफ की मैनेजमेंट और आज लाइफ की मैनेजमेंट में यू फील अ बिग डिफरेंस? या काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक अर्लियर व्हेन यू वर ओनली अ स्टूडेंट और अब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो आपको अपनी फैमिली को भी देखना है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखना है, एंड योर प्रोफेशनल लाइफ डिमांड्स अ लॉट। बीइंग अ पायलट इट रियली टेक्स गट्स टू बी अप देयर। तो उसके लिए आपको यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन फैमिली लाइफ, बिटवीन योर फैमिली एंड योर फ्लाइंग। तो विद टाइम तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, द डे यू एंटर द एकेडमी तब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप विद पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और इस स्टेज पर आकर सब कुछ आप नॉर्मली सेल थ्रू कर जाते हैं और इतना मुश्किल नहीं होता। ओके, अब जिस तरह सलाल ने कहा, सलाल की तो वाइफ सलाल को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर जी मियाँ जी सपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर अब्बा ने बेटियों को बेटों की तरह पाला, तो अब आप अपनी फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? आई एम स्टिल बैचलर। ओके, लेकिन अम्मा तो मिस करती होंगी ना, अम्मा का तो फ़ोन आता होगा इफ़ यू आर स्टेइंग हियर कराची में, तो वेयर इज़ योर फैमिली? फैमिली इज़ इन कराची? नो, फैमिली इज़ इन होम टाउन। मैं डेली, इफ़ नॉट डेली, आफ्टर विद अ गैप ऑफ 1 डे मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, सो आई कीप इन कॉन्टेक्ट विद देम, या वो कर लेते हैं मैं कर लेता हूँ। तो इन दिस 21st century distances are very short. Just make a phone call, so you don't feel at a distance. ओके, राइट, क्योंकि माओं को थोड़ा सा ज़्यादा लगाव होता है ना अपने बेटों से, वो एक चाव, एक लाड होता है कि मैं उनके लिए मज़े मज़े के खाने खाया। तो सलाल, वो जो शुरू का जो ट्रेनिंग वाला पीरियड था, अम्मा के खानों को मिस किया, जहाँ अपनी शक्ल चेंज लगती थी वहीं अम्मा के खाने याद आते थे कि घर सब कुछ मिल रहा है, पूरी ट्रे सजी हुई, यहाँ पे तो जो मेस में मिलना है वही खाना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेस के जो चाचा है ना वो भी तकरीबन अम्मा जैसी, वो शक्ल सूरत से नहीं है लेकिन खाना वो तकरीबन अम्मी जैसा बनाते हैं। राइट, अच्छा, जो क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है ये इट्स अ मॉर्निंग स्लॉट, तो जो हमारी ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बहनें, वो उसको ज़्यादा देख रही होंगी, तो वो सोच रही होंगी ये जो यूनिफॉर्म में बैठी हैं खाने वाने भी पका लेती हैं ये लड़कियाँ, कुड़ियाँ खाना पकाना जान दिया ने नहीं है? सुमेरा, ऐसा है कुछ खाना वाना पका लेती हैं? बिल्कुल, मैं खाना बना लेती हूँ, कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ। और हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक रूटीन होता है, लेकिन जब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो फिर आप जब थके हुए घर आते हैं तो फिर आपकी थकन मतलब उनको देखकर एकदम से आपकी थकन दूर हो जाती है। फिर आप जितना भी काम हो आप घर पे भी इजीली मैनेज कर लेते हैं। एंड आई थिंक कुकिंग इज़ ऑल्सो अ स्किल। आप ये नहीं कह सकते कि ये तुमने कैसे सवाल पूछ लिया कि एक यूनिफॉर्म ऑफिसर से तुम पूछ रही हो। इट्स अ स्किल। अगर आपके पास ये स्किल है तो इट्स मीन कि ये अच्छी बात है, ये मर्दों में भी होनी चाहिए। तो क्यों रोशन, आपके पास ये स्किल है मौजूद? सॉरी, मेरे पास ये स्किल बिल्कुल भी नहीं देखा है। कितनी बुरी बात है, सॉरी बोलना पड़ गया इनको। सलाल, आपके पास ये स्किल है, अंडा बॉयल या ऑमलेट या कोई ऐसी चीज़? वैसे तो प्रोटोकॉल यही है कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं करें। सैंडविच, लेकिन मायोनीज लगा के वो दूसरी बड़ा ना मुश्किल काम है जो सलाल कर लेते हैं, बट ओके। लेकिन फिर भी देखिए, आप माइनस से ऊपर है, यहाँ तो माइनस से जो है ना वो नीचे वाली स्टोरी होगी। तो यहाँ अम्मा बच्चों के लिए क्या कुछ पका लेती हैं? मैं तो अपनी ममता को सेटिस्फाई करने के लिए वीकेंड का एक ख़ास प्रोग्राम रखती हूँ हमेशा, और बच्चों ने मेन्यू डिसाइड किया होता है कि आज डोनट बनना है, आज केक बनना है, आज ये अच्छा, चीज़। आप बेकिंग भी करती हैं? अच्छा, ये इस कोविड-19 में क्योंकि सारा कुछ बंद था, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो जो पहले नहीं भी इस तरह की कुकिंग करते थे उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ट्राई किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं सलाल आपसे भी पूछूंगी और रोशन आपसे भी कि आप लोग मिशंस करते हो, आप लोगों को फ्लाइंग करनी होती है, डिफरेंट मिशंस को फॉलो करने, क्योंकि एट द एंड हमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अपने कौम की हिफाजत के लिए। तो डिफरेंट मिशंस आप लोगों के होते हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताओ कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। एंड जब नेशनल डेज़ आते हैं तो उसमें जब हम आप लोगों को देखते हैं कहीं से रंग उड़ाते हुए, कोई यहाँ से आ रहा होता है, कोई वहाँ से जा रहा होता है, सो नॉर्मल रूटीन को और स्पेशल डेज़ के बारे में बताओ। नॉर्मली तो हमारे नॉर्मल डेज़ भी स्पेशल डेज़ ही होते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में अगर चाहे नॉर्मल डेज़ या बिल्कुल नॉर्मल सब मिशन है, या फिर अगर उस दिन बैड वेदर भी है, बारिश हो रही है, फ्लाइंग नहीं हो सकती, अच्छा। लेकिन उसमें भी आपको ऐसा फील नहीं कराते कि ये कोई अच्छी बात है या आप रिलैक्स हैं, क्योंकि उस टाइम भी अगर कुछ भी एडीए वगैरह लॉन्च होना होता है तो पायलट हमेशा रेडी होते हैं। उन्होंने बेशक चाहे थंडरस्टॉर्म्स भी है उसके अंदर भी फ्लाइंग करनी है,
और ख़ास तौर पे मेरे जहाज़ के लिहाज से C-130 के तो बहुत ज़्यादा रोल्स हैं। अच्छा, यू फ्लाई C-130? जी, अभी फ़िलहाल मेरी स्पेशलिटी C-130 पे है, तो अभी कन्वर्जन मेरी हुई है। तो C-130 के तो काफ़ी ज़्यादा रोल्स है, ख़ास तौर पे कोविड में हम लोगों ने जब ड्यूरिंग आई थिंक अप्रैल एंड मई हम लोगों ने 50 सॉर्टीज़ की थी चाइना वुहान में, जहाँ से वायरस स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर भी हमारे अपने क्रू में किसी को, क्योंकि हमारे मेजर्स इतने अच्छे थे, सिमिलरली पूरे पाकिस्तान के मेजर्स बहुत अच्छे थे कि जिसकी वजह से अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ को देख ले तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया। इवन अभी भी जब कराची में ये जो रेन का इशू हुआ था, अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी हुकूमत है उसने मिसमैनेजमेंट की वजह से वो जहमत बन गई। उसमें भी जितनी भी बहुत सारी इमदादी सरगर्मियाँ जो सिंध में थी उसमें C-130 एंड बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने, पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा अपना काम सर अंजाम दिया। तो हम आप लोगों को सल्यूट करते हैं, आप लोगों को सलाम पेश करते हैं कि जहाँ पर हम ज़मीनी रास्तों से नहीं पहुँच पाते वहाँ तक आप लोग पहुँचते हैं। सो जिस तरह मैं भी इनसे पूछ रही थी, डिफरेंट जो आप लोग मिशंस करते हो, ऑपरेशंस करते हो, उस बारे में एक्सपीरियंस शेयर करो। मैम, पायलट की ड्यूटी ऐसी है कि 24 घंटे आप ड्यूटी पर हैं। नॉर्मली डे में तो आप फ्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट डेली फ्लाई करते हैं, लेकिन जब आप स्क्वाड्रन से वापस चले जाते हैं तो स्टिल यू आर ऑन कॉल, तो किसी वक्त भी आपको बुलाया जा सकता है। तो ये ड्यूटी ऐसी है कि 24 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा, नाइट फ्लाइंग जब की थी फर्स्ट टाइम, बिकॉज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें ये ना बस अंधेरा है, आप लोगों ने सारा सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल करना है, क्या करना है। तो डे फ्लाइंग और नाइट फ्लाइंग में ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ को आप लोग करते हो? कौन सी फ्लाइंग एंजॉय करते हो और मुश्किल हुई शुरू में नाइट फ्लाइंग करने में? बिल्कुल, डे लाइट में फ्लाइंग थोड़ी इजी होती है क्योंकि आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है, बहुत इजीली नज़र आ रही होती है। नाइट फ्लाइंग इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट, वो इसलिए कि आपको अगर तो मूनलाइट हो तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है, और अदरवाइज़ फिर आपको सिटीज़ को मार्क करना पड़ता है कि जो पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ रोशनी है ये सिटी है, और जहाँ रोशनी नहीं है ये कोई दरिया होगा या डेजर्ट होगा या समुंदर होगा। तो आप पहले से मैप पे मार्क करके जाते हैं और मैप को पढ़ कर जाते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि आपको रात के वक्त होराइजन ज़्यादा क्लियर नहीं होता। यू जस्ट हैव द असिस्टेंस ऑफ मूनलाइट एंड द सिटी लाइट्स प्लस योर इंस्ट्रूमेंट्स इनसाइड द एयरक्राफ्ट। सो जिस तरह से अभी आप लोग इनकी लाइफ और पर्सनल लाइफ और जिस तरह से प्रोफेशनली लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। अच्छा सुमेरा, मैं आपसे भी जानूँगी, सबसे वन बाय वन मैं इस बारे में चाहूँगी कि आप लोग एक मैसेज भी दें, बिकॉज आज का दिन एक तारीख़ी दिन है 7 सितंबर, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये जो पिछले साल जो हादसा पेश आया था अभिनंदन वाला, उनके लिए हादसा था, हमारे लिए तो ये एक और तारीख़ थी एयरफोर्स के हवाले से। सो 7 सितंबर के बाद 1965 के बाद अगर कोई पाकिस्तान में इस तरह से कोई हादसा पेश आया तो वो ये लास्ट ईयर था। तो ये जो इंस्पिरेशन है कि कितनी बहादुरी के साथ हमारी पाक फ़िज़ाइया अपना काम सर अंजाम दे रही है कि जो हमारे दुश्मन हैं वो आँख उठाते हुए भी डरते हैं, बोलते बहुत हैं, लेकिन हमें ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी उस तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए और इस चीज़ को देखते हुए? कोई मैसेज जो आप लोगों का हौसला है, जो हिम्मत है, जो मोटिवेशन है, उसके बारे में? देखिए, इस सब को याद करते हुए मैं यही कहूँगी कि जैसे पिछले हमने माजी में जिस तरह से जवाब दिया है, उम्मीद करते कि आइंदा भी हम लोग उसी जज्बे के साथ हमेशा के लिए तैयार होते हैं कि कभी भी कोई ऐसा वक्त आता है मुल्क पर तो हमेशा हमारी जो फोर्सेस है हमेशा तैयार रहती हैं उनको जवाब देने के लिए। तो जिस तरह पहले माज़ी करीब में हमने जवाब दिया है, इसी तरह से हम आइंदा भी इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। राइट, हम आपको चाय ऑफ़र कर रहे हैं, बल्कि इस बार हम आपको चाय के साथ बिस्किट भी खिलाएंगे। जैसे अभिनंदन वाला इंसिडेंट हुआ था, या फिर हम तारीख़ की जिस तरह आज 7 सितंबर की बात करते हैं, तो ये जो मोटिवेशन है, जो अपनी हमारी कौम को ललकारती है, जो जज्बा ईमानी की तारीख़ बताती है। जी, हमारे मुल्क की तारीख़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 से आगे जब भी हमारे मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है तो सब कौम ने मुत्तहिद हो के उसका जवाब दिया है, और सब लोगों ने अपने फोर्सेस के पीछे खड़े होके उनको सपोर्ट किया है, और फोर्सेस ने भी उनकी उस चीज़ की लाज रखी है हमेशा, और उनका तो इंशाल्लाह दुश्मन कभी भी हमारी तरफ मैली आँख उठा के देखने की ज़रूरत नहीं कर सकता। क्या बात है, ज़बरदस्त। सलाल, व्हाट डू यू से? मेरा मैसेज तो ये है, पहले तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट से ही जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, जब भी हमारे ख़िलाफ़ किसी ने कोशिश की है कुछ खिलाफ़ करने की, तो सिर्फ उसने बेशक अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स के लिए उसने मिलिट्री इंटरवेंशन की है, तो उसके लिए सिर्फ हमारी मिलिट्री
के साथ मुकाबला नहीं किया, बल्कि पूरी आवाम जो है एक साथ हुई ऐसे है ही। और सब ने 1965, 1971 हर एक वॉर में इस तरह था। और स्पेशली अभी मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ यंग जनरेशन को, यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बस दिल से करें। काम अच्छा बुरा नहीं होता, आपकी नीयत उससे अच्छी बुरी बनाती है। और आप जिधर भी हैं बस दिल से काम करें और अपने मुल्क के लिए काम करें, आपकी लाइफ में और आपकी जॉब में खुद ही सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। रोशन, आप क्या कहना चाहें? मैम सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान के अंदर एक जज्बा शहादत जो होता है वो उसको लेकर चलता है, उसकी मोटिवेशन, ही ड्राइव्स हिज मोटिवेशन फ्रॉम दिस पैशन। सेकेंडली, जब आवाम आपके साथ हो, आवाम की फुल सपोर्ट हो, व्हेन यू नो कि आवाम आपकी इज सपोर्टिंग यू, तो फिर आपकी मोटिवेशन और भी बढ़ जाती है। सिमिलरली हमने पास में जब भी उन्होंने, हमारे दुश्मन ने मैली आंख से जब भी देखा तो हमने उनको बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, एक लेसन सिखाया फॉर अ लाइफ टाइम। और आइंदा भी जब भी वो ऐसी कभी कोशिश करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा उन्हें इंशाल्लाह। डेफिनेटली हमने कभी झगड़ा करने में, लड़ाई करने में पहल नहीं की, लेकिन अगर आप इस नियत के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसी हिम्मत ने, इसी जज्बा ईमानी ने इंशाल्लाह हमें हमेशा आगे बढ़ने और अपने मुल्क के दिफा करने का हौसला दिया है। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपनी ड्यूटीज़ में से वक्त निकाल कर आए और यहाँ पर मेरे देखने वालों तक आप लोगों ने अपना मैसेज पहुँचाया। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और तमाम पाकिस्तानियों को ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। 6 सितंबर हो या 7 सितंबर हो, ये जो हमारे अज़ली दुश्मन ने रात के अंधेरे में वार किया था, हमला किया था, वो ये सोच कर आया था कि शायद जो है वो सुबह हम जिमखाना में नाश्ता करेंगे। उसके इन निहत्ते अज़ाइम को, वो जो एक कहना चाहिए कि जो उसकी सोच थी, गलत सोच, उसको काउंटर किया, उसको हमारी जो फ़ौज है उसने भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। एंड 7 सितंबर अपने आप में एक तारीख़ी हैसियत रखती है जिसके बारे में आज हम बात भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं कराची में वाक़ई PAF म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। ये एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर इस म्यूज़ियम में आपको वो जहाज़ मिलते हैं, वो क्राफ्ट्स मिलते हैं जिन्होंने डिफरेंट वॉर्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। अपने बच्चों को, अपनी कौम को एक इंस्पिरेशन देने के लिए इस PAF म्यूज़ियम में ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये रखी गई हैं, सजाई गई हैं। और जो भी पाकिस्तान में बसने वाले जब भी कराची आते हैं तो वो इस PAF म्यूज़ियम में ज़रूर आते हैं और आकर इसका विज़िट करते हैं। तो आज मैं भी अपने इस स्क्रीन के ज़रिए इस PAF म्यूज़ियम में ख़ास तौर पर यहाँ पर जो भी क्राफ्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मेरे साथ मौजूद हैं रोशन, आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। एंड यहाँ जो ये एक आप हीरो देख रहे हैं, ये एयरफोर्स के हीरो हैं, ये हमारी कौम के हीरो हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनकी कहानियाँ हमने अपने बड़ों से सुनी हैं। ये वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की नेशनल हीरो है। ये वो शख्सियत हैं जिनकी कहानियाँ हमेशा माएँ अपने बच्चों को सुनाती रहेंगी कि अगर जवान बनना, अगर हिम्मत वाला बनना तो MM आलम जैसा बनना। सो मैं आपसे जानूँगी, बिकॉज़ आप ख़ुद माशाल्लाह से यूनिफॉर्म ऑफिसर हैं एंड अब आप एयरफोर्स के लिए सर्व भी कर रहे हैं। सो MM आलम का नाम सुनते ही पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। सो कुछ बताइए इनकी तमाम तर मूवमेंट और इनकी एफर्ट के बारे में। जी मैम, ये MM आलम का स्टैचू है जैसे आपने बताया पहले, और ये MM आलम साहब का जहाज़ है। ये वही जहाज़ है जिससे इन्होंने 1 मिनट से भी कम टाइम में दुश्मन के 5 जहाज़ गिराए और जो कि अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इन्होंने कोई आज तक इसको नहीं तोड़ सका। ये तब MM आलम साहब तब स्क्वाड्रन लीडर थे बैक इन 1965, और इसी जहाज़ से इन्होंने दुश्मन के 5 जहाज़ गिराए। 1 मिनट में 5 जहाज़ इन्होंने तैयारे मार गिराए थे। एंड इस रिकॉर्ड को आज हम 2020 में बात कर रहे हैं, कोई भी अभी तक बीट नहीं कर सकता। तो ये इनकी एफिशिएंसी थी और उससे ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के वो जज्बा ईमानी था जिससे सरशार होकर इन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। अच्छा, इस कुछ जेट के बारे में बताइए। ये एक्चुअली F-86 सेबर है और ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट है जो कि जिसका एक
बड़ा मेन रोल था 1965 की वॉर में, और एम आलम साहब भी एज आई टोल्ड यू अर्लियर इसी को उड़ा रहे थे तभी, और आए हम एक जहाज़ के इसके चक्कर जी बिल्कुल, आपको इसके हवाले से, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है जो एम आलम साहब के इस्तेमाल में हुआ करता था, एंड इसको आप देख सकते हैं ये सिंगल सीटेड होता है बिकॉज ये सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट है, और ये इसके मिसाइल लगे हुए हैं, और ये इसका एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है। दिस इज कॉकपिट, जिसमें एक ही पायलट बैठता है, और एम आलम साहब अकेले ही थे जिन्होंने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया, जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ सकता, जिसे आज तक कोई बीट नहीं कर सकता। 1 मिनट में 5 तैयारे इन्होंने मार गिराए थे। उस जंग में एक भरपूर किरदार एम आलम ने अदा किया था अपना, और आज भी ये हमारे नेशनल हीरो हैं, और इनकी मोटिवेशन, इनका जज्बा जो है वो रहती दुनिया तक लोग इनसे याद करते रहेंगे। जी नाजरीन, आज जी उठा पाकिस्तान में जिस तरह अभी मैंने आपको एक क्राफ्ट दिखाया जो एम आलम साहब के इस्तेमाल में था, और 1 मिनट में उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए थे अपने एफिशिएंसी से, जज्बा ईमानी से। एंड फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रोशन हमारे साथ मौजूद हैं, और एक और एयरक्राफ्ट के सामने हैं इस वक्त हम। एक्चुअली ये दुश्मन का जहाज़ है, पाकिस्तान का जहाज़ नहीं है। ये 65 की जंग में दुश्मन के 4 जहाज़ पाकिस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो सरगोदा से स्क्रैम्बल हमारे जहाज़ों ने किया, तो 3 जहाज़ तो दुश्मन के भाग गए, लेकिन एक पकड़ा गया और इसको हमने लैंड करवा लिया पसरूर नियर सियालकोट, इट्स एन एयरबेस। और ये वो पायलट की तस्वीर है जो इसको फ्लाई कर रहे थे, और बाद में इनको पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले लिया। ओके, ये पाकिस्तान के कैदी रहे, और आप देख सकते हैं कि ये वो बुज़दिल लोग हैं जो हमारा अज़ली दुश्मन है, कि जब ये आते हैं इनको वार्निंग दी गई, इनसे पूछा गया था कि आपको लैंड करा लिया जाए, ऐसा ही था इनसे, आप मरने के लिए तैयार हो जाएं या आप लैंड कर जाएं, तो इन्होंने लैंड करने में इनको अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी थी कि ये लैंड कर गए, और फिर ये हमारे यहाँ कैदी रहे। लेकिन ये हमारे फ़ौजी जवान ही हैं जो मर मिटने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा अज़्म, हमारा ईमान ये कहता है कि शहादत से खूबसूरत और कोई मौत है नहीं, और जो शहीद होता है वो उसके घर वालों के लिए, वो अपनी कौम के लिए एक बड़ा मर्तबा रखता है। जी नाजरीन, ये आप एक और फ़ाइटर जेट देख रहे हैं, इसका भी बड़ा अहम किरदार रहा है पाकिस्तानी तारीख़ में, और आज ये यहाँ PF म्यूज़ियम में से रख दिया गया है, यहाँ पर मौजूद है। इसकी अपनी एक तारीख़ है, तो इस तारीख़ के बारे में आपको मिस्टर रोशन बताएंगे। जी प्लीज़। जी मैम, ये स्टार फाइटर है F-104। ये पाकिस्तान एयरफोर्स में ये 12 साल तक ये जहाज़ उड़ता रहा। 1961 में इंडक्ट हुआ था पहली दफ़ा, और इस जहाज़ का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है 1965 और 1971 की वॉर में। और जो मैंने इससे पहले जो आपको जहाज़ दिखाया नेट, जो दुश्मन का जहाज़ लैंड करवाया था, वो भी इसी जहाज़ ने ही लैंड करवाया था। ओके राइट। सो तारीख़ जब आप पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर आप पाक फ़िज़ाइये की तारीख़ पढ़ते हैं, तो आपको बेशुमार कामयाबी के जो है वो दास्तानें आपको वहाँ मिलती हैं, बेशुमार बड़े बड़े नाम आपको मिलते हैं, बिकॉज़ ये एक इस तरह का निज़ाम और एक इस तरह की ज़िंदगी इनको मुहैया करते हैं कि जिसके थ्रू ये अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं, और दुश्मन भी जो है वो बड़ी आसानी से सरेंडर कर देता है, और फिर उनकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से सजाई जाती हैं ताकि लोग भी और वो भी इबरत हासिल कर सकें। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म
तेरा एहसान है एहसान। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक ऐसी तारीख़ रकम की कि ये मुल्क मारूज़े वजूद में आया। हम आज पाकिस्तानी जब 7 सितंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1965 में होने वाली उस जंग का तस्करा कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना याद करूं उस शख्सियत की वजह, या उनका नाम या उनका ज़िक्र क्यों ना करूं, जिनकी वजह से आज हम इस आज़ाद रियासत में सांस लेते हैं। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस तहरीक में, पाकिस्तान बनाने की तहरीक में अपना किरदार अदा किया। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम माँओं को, उन तमाम बहनों को, उन तमाम बेटियों को जिन्होंने अपनी औलादें अपने घर के महरम कुर्बान कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वतन ज़रूर बनना चाहिए और हमें इस आज़ाद मुमलिकत की ज़रूरत है। मैं आज यहाँ ये ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे जो ये आप जहाज़ देख रहे हैं, ये कमर्शियल जेट है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, व्हाट अ पर्सनैलिटी। और उनकी पर्सनैलिटी, मैंने आपको एक बार, मैं वहाँ कायद आज़म के मज़ार पे उनके म्यूज़ियम भी लेके गई थी और वहाँ जाकर आपने देखा था उनके इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, ये कितनी ग्रेसफुल उनकी पर्सनैलिटी है। तो ये जहाज़ उनके इस्तेमाल में था। सो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? और ये इट्स अ ह्यूज जेट और उस दौर में भी इतनी क्लासी लाइफ स्पेंड करना। बिल्कुल, एक्चुअली ये फाइटर जेट नहीं है, इसलिए कमर्शियल जेट है। कायद आज़म के, जब कायद आज़म पाकिस्तान बना रहे थे, उनके इस्तेमाल में रहा। जब वो पाकिस्तान की मूवमेंट, इंडो पाक मूवमेंट चल रही थी, तब कायद आज़म इसको इस्तेमाल करते थे और टिल 11 सितंबर 1948 ये कायद आज़म के इस्तेमाल में रहा। उसके बाद इसको थोड़ी देर एयरफोर्स ने यूज़ किया टिल 1960, फिर उसके बाद इसको म्यूज़ियम में खड़ा कर दिया गया एज अ सिंबल ऑफ कायद्स थिंग। उनकी निशानी के तौर पर ये यहाँ पर मौजूद है। जी नाज़रीन, आज जी उठा पाकिस्तान अपनी टीम के साथ मैं आपको लेकर आई PAF म्यूज़ियम, जहां पर हमने 7 सितंबर जो 1965 की जंग थी उसमें पेश किए जाने वाले कारनामों का भी ज़िक्र किया, अपने शहीदों को भी याद किया, अपने गाज़ियों को भी सलाम पेश किया। और इस लम्हे जब मैं आप लोगों से इजाज़त ले रही हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो जज्बा, वो हिम्मत जो हमें पाकिस्तान की आज़ादी से पहले लोगों में दिखती थी, वही जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे लोगों में, हमारी कौम में मौजूद है। और जब तक ये जज्बा, ये हुब्बुल वतनी, ये जज्बा ईमानी हम में सलामत है, मेरा ईमान है, मेरा दिल ये कहता है कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, हम सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं और हम दुश्मन से टकरा जाते हैं। और अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को सलामत रखे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को सलामत रखे, हमारे जवानों को सलामत रखे। जिस तरह से वो हमारी सरहदों को, हमारे जो बरी फ़ौज है, जो हमारी बहरी फ़ौज है, वो जिस तरह से हिफाजत करती है, अल्लाह ताला हमारे इन जवानों की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह करे कि हम अपने पैराहे में रहते हुए, हम भी अपने प्रोफेशन में रहते हुए नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, मेहनत के साथ अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें। एंड स्पेशली मैं चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिस हिम्मत के साथ, जिस बहादुरी के साथ वो अपने तमाम तर जवानों को सपोर्ट करते हैं, लेके चल रहे हैं। एंड एक बात ही कहना चाहूँगी कि जितनी भी आवाम है वो हमेशा आपके साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हमेशा की तरह आज भी इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी कि अल्लाह ताला इस सरज़मीन को, हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे और जो भी मैली नज़र इस तरफ उठे, अल्लाह ताला उसको नेस्तो नाबूद कर दे, उससे बर्बाद कर दे। एक आवाज़ होगी और एक नारा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।